अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। इंडोनेशिया में रहने के लिविंग एक्सपेंसेस कितने हैं? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडोनेशिया ट्रैवल करने की कॉस्ट कितनी है। तो वो हमने देखा था कि तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए की आपको जो है वो कॉस्ट पड़ती है, जिसमें आप पाकिस्तान से यहाँ इंडोनेशिया मूव कर जाएंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपका यहाँ पे मंथली एक्सपेंस जो है वो कितना है, कितने पैसों में आप यहाँ पे एक महीना गुजार सकते हैं। ये हम कैलकुलेट करेंगे एक बंदे के लिए। जब आपकी फैमिली होगी तो उसमें डेफिनेटली वो एक्सपेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन हम एक बंदे के साथ कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि अगर फैमिली आएगी तो उसमें कितना ज़्यादा ऐड ऑन हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ट्रेवलो के थ्रू अगर आप अपार्टमेंट ढूंढेंगे तो आपको सस्ते और अच्छे अपार्टमेंट्स जो हैं वो मिल जाएंगे यहाँ पे, जिनकी कॉस्ट मैंने आपको बताई थी कि जो स्टूडियो फर्निश्ड अपार्टमेंट है वो तकरीबन आपको 50,000 में मिल जाता है। लेकिन अगर आप उसको डिग डाउन करें थोड़ा सा और, तो आपको यहाँ पे 40,000 के करीबी स्टूडियो अपार्टमेंट जो है वो मिल सकता है। और यहाँ पे अपार्टमेंट हंटिंग किस तरह से करनी है उसके ऊपर दिए गए लिंक से आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो अपार्टमेंट के बाद जो हमारा मेन खर्चा आता है वो आते हैं हमारे यूटिलिटी बिल्स, जिसमें पानी, बिजली और गैस का बिल है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्योंकि सारा साल मौसम जो है वो एक जैसा ही रहता है तो आपको एसी की ज़रूरत जो है वो हमेशा ही पड़ती है। हाँ, कभी अगर बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा फिर हो सकता है आप एसी ऑफ कर दें, अदरवाइज़ आपको एसी यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। तो अगर आप नॉर्मली एसी यूज़ करते हैं तो आपका बिल आता है तकरीबन 4,000 रुपये पाकिस्तानी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एसी यूज़ करते हैं, वो जिससे कहते हैं कुट के इस्तेमाल करना एसी को, तो उस सूरत में आपका बिल जो है वो तकरीबन 8,000 पाकिस्तानी रुपीस तक जो है वो चला जाएगा। और यहाँ पे पानी का भी बिल आता है, तकरीबन 2,000 रुपये आता है यहाँ पे। उसके बाद आ जाते हैं गैस पे। गैस का यहाँ मिलता है एक सिलेंडर जो कि होता है 5.5 किलो का, पिंक कलर का सिलेंडर मिलता है यहाँ पे। तो वो 5.5 किलो का सिलेंडर जो है वो तकरीबन 2,000 रुपये पाकिस्तानी रुपीस में मिलता है। अब अगर आपको कुकिंग आती है और आप यहाँ पे कुकिंग खुद करते हैं, ब्रेकफास्ट कर लिया और शाम में कोई चीज़ खा ली, तो फिर आपका एक सिलेंडर जो है वो एक महीने में यहाँ पे चल जाएगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, आई वुड रिकमेंड कि आप पाकिस्तान से कुकिंग सीख के यहाँ पर आएँ, क्योंकि ठीक है यहाँ पे इनके खाने जो हैं देर हलाल अच्छे भी हैं, लेकिन जब आप नए नए यहाँ पे आएंगे तो आप वो फ़ौरन से ट्राई नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपका टेस्ट भी डेवलप ना हो उन पे, तो खाने पीने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको शुरू में हो सकता है। तो कुकिंग सीख के आएँ और यहाँ पे अपने खाने बनाने की कोशिश जो है वो कर लें आप। और उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पे याद आ गई कि जो लोग चाय के शौकीन हैं वो चाय की पत्ती पाकिस्तान से लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे चाय की पत्ती नहीं मिलती उस तरह की जो हमारे मुल्क में मिलती है। जो यहाँ पे मिलती है, एक तो उसका कलर भी लाइट है और दूसरा ये कि उसका टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ हमारे मुल्क से। अगर आप घर में कुकिंग नहीं करेंगे और आप बाहर जाके खाना खाएंगे तो आपको हो सकता है शुरू में इंडोनेशियन फूड जो है वो पसंद ना आए, तो ऑब्वियसली आप फिर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट या कोई अरब फूड ढूंढेंगे। लेट मी टेल यू वन थिंग, कि जकार्ता के अंदर, पूरे जकार्ता में सिर्फ एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है जो मुझे मिला है। मैं उसके अलावा जितने रेस्टोरेंट्स पे गया हूँ यहाँ पे, जब मैं लोकेशन पे पहुँचा तो पता लगा वो रेस्टोरेंट बंद है, वहाँ पे नहीं है। मतलब बोगर में मैं एक जगह तकरीबन 2 किलोमीटर चल के गया कि यार यहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मुझे मिलेगा, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो रेस्टोरेंट वहाँ पे बंद था, वहाँ पे नहीं था। गूगल मैप पे था कि अभी है, लेकिन बट वहाँ पे एक्चुअली प्रेजेंट नहीं था। इस तरह मेरे साथ जकार्ता में भी एक आध जगह पे हुआ। तो सिर्फ एक जगह पे है जहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, और वो अगर आप कहीं भी रहते हैं तो वो आपको एक तो दूर भी पड़ेगा आने जाने में, और दूसरा ये कि पाकिस्तानी अगर आप रेस्टोरेंट पे खाना खाते हैं तो आपको एक्सपेंसिव भी पड़ेगा यहाँ पे। तो इट इज़ बेटर कि आप घर में कुकिंग करें। अगर आप अरब फूड या इस तरह के खाने जो हैं वो ढूंढते हैं तो अरब फूड भी यहाँ पे इजीली नहीं मिलता। हाँ, मलेशिया में आपको अरब फूड काफ़ी जगहों पे मिल जाता है, बट इंडोनेशिया में उस तरह से नहीं मिलता आपको। अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं तो मैं आपको बताऊँ कि काबली पुलाव की एक प्लेट जो है वो पाकिस्तानी 6,000 रुपये की है। तो आप कितना खा लेंगे? मतलब चलें हफ्ते में एक दफ़ा तो ठीक है, बट डेली बेसिस पे अगर आप इस तरह खाएंगे तो आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे यहाँ पे। बाकी ये है कि आई वुड रिकमेंड कि आप लोग यहाँ पे आके आहिस्ता आहिस्ता इनके फूड को ज़रूर ट्राई करें। उसमें जो है काफ़ी अच्छी अच्छी डिशेस भी हैं इनकी, और उनके टेस्ट भी अच्छे हैं। मतलब मुझे यहाँ पे जो अच्छे लगे उसमें साते जो है एक इनकी डिश है, दैट इज़ वेरी गुड। और इस तरह से होती है वो कि एक स्टिक्स के ऊपर चिकन जो है वो लगा होता है और पीनट बटर के अंदर इसको वो बनाते हैं। तो ये अच्छी अच्छी डिश है एक। उसके अलावा यहाँ पे एक बहुत मशहूर चेन है, रोटी मरियम सलमान। इसके इनके पास आपको जो है ना ये पराठे की तरह की एक चीज़ मिलती है, जिसमें मीट वाला होता है, चॉकलेट वाला होता है, सिंपल होता है, और डिफरेंट और भी होते हैं। तो इसमें जो मीट वाला है जिसको डागिंग कहते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा है, उसको भी आप खा सकते हैं। और इनका एक और मील है जो कि काफ़ी सारे इंडोनेशियंस जो है वो यहाँ पे खाते हैं, वो बॉयल्ड राइस हैं। बॉयल्ड राइस के साथ फ्राइड चिकन है, मतलब उसको यहाँ पे ये नासी गोरिंग कहते हैं। तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसमें आप ग्रिल्ड चिकन भी ले सकते हैं, आप फ्राइड चिकन भी ले सकते हैं, और साथ एक चटनी देते हैं आपको अच्छी सी ना। एंड उसके अलावा जिस तरह वो जो फ्राइड चिकन पीसेज होते हैं वो यहाँ पे अक्सर जगहों में मिलते हैं, आपको डिफरेंट स्टॉल्स के ऊपर मिल जाएंगे, और वो भी ठीक है, वो भी इतने इतने एक्सपेंसिव नहीं है। मतलब 100 150 या 200 रुपये का आपको वो मिल जाता है पीस।
तो वो लेके भी आप खा सकते हैं। तो अभी तक के हमारे एक्सपेंसेस जो हो गए वो हो गए तकरीबन, चले हम लगा लेते हैं 50,000 का हमें अपार्टमेंट मिला और 10 से 15 हज़ार हमारे यूटिलिटी बिल्स हैं, ठीक है, जिसमें गैस का सिलेंडर इंक्लूड कर दिया हमने। तो ये हमारे टोटल अभी तक हो गए 65,000 रुपये, 65,000 रुपीज़ हमारे हो गए अभी तक। अभी आगे चलते हैं। अगर आप घर में कुकिंग नहीं करते और आप बाहर से मील खाते हैं तो हम 200 रुपये अप्रॉक्सीमेटली लगा लेते हैं एक मील का, कि एक मील जो है हमें 200 रुपये पाकिस्तानी का पड़ता है। और आप दिन में एटलीस्ट जो है वो 2 मील्स खाते हैं तो आपका महीने का तकरीबन ये बन जाता है 12,000 रुपये। और अगर आप बाहर से मील नहीं खाते और आप खुद कुकिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ ग्रॉसरीज जो हैं वो लेनी पड़ेंगी। तो ग्रॉसरी जो है वो तकरीबन आपकी आज 7 से 8 हज़ार रुपये में आ जाएगी एक महीने की। अच्छा, कुछ हमारे पाकिस्तानी ग्रॉसरी आइटम्स जो हैं वो इनके नॉर्मल ग्रॉसर्स में नहीं मिलते। उसके लिए ये है कि आप इनकी एक ऑनलाइन ऐप है शॉपी, वहाँ पे जाके डिफरेंट आइटम्स जो हैं, जो हमारे पाकिस्तानी आइटम्स हैं, वो ऑनलाइन जाके ऑर्डर कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे इंडियन स्टोर्स हैं जहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे दाल वगैरह हो गई या आटा हो गया, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको वहाँ से मिल जाती हैं। बाकी सब्ज़ी वगैरह इनके मुल्क में बहुत हैं, वो आपको मिल जाती है। आलू, प्याज, टमाटर, इस तरह की सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती हैं। तो 7-8 हज़ार की आपकी ग्रॉसरी है, 2 हज़ार का हम इसमें ऐड कर लेते हैं दूध, क्योंकि ज़ाहिर है चाय भी पियेंगे हम यहाँ पे। तो हमारी 10 हज़ार की आ गई ग्रॉसरी, जिसमें हमारा पूरा महीना जो है वो आराम से गुजरेगा। तो अभी तक हमने बजट अपना बनाया हुआ था 65,000 का, उसमें हम 10,000 और ऐड कर देते हैं हमारा ग्रॉसरी और इन चीज़ों का, तो हमारा टोटल बजट इस वक्त पहुंच गया 75,000 पे। अच्छा, अब ये है कि अब आपने यहाँ आना है तो ज़ाहिर अपार्टमेंट में तो नहीं रहना, आपने बाहर भी जाना है कहीं ना कहीं। तो बाहर जब आप जाएंगे तो आप कम्यूट करेंगे, उसकी डिफरेंट तरीके हैं कि आप किस तरह से कम्यूट कर सकते हैं। उस भी एक वीडियो में बना चुका हूँ कि आप इंडोनेशिया में ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो है जो बेस्ट ऑप्शन है वो ट्रेन है। और उसके अलावा आप यहाँ पे इनकी ग्रैब बाइक, जिस तरह हमारे मुल्क में इन ड्राइव होती है, यहाँ पे ग्रैब और गोजेक सर्विसेज हैं, वो सर्विस आप यूज़ करके बाइक पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। क्योंकि मौसम अच्छा है यहाँ पे, मट्टी वगैरह इतनी नहीं है, तो आप बाइक पे इजीली ट्रैवल कर सकते हैं इधर। तो अगर हम ट्रैवल करते हैं ट्रेन पे, तो ट्रेन की जो एक टिकट है वो 50 रुपये की है। बेशक आप नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाएं या आप लास्ट स्टेशन पे उतरें, मतलब एक दफ़ा जब आपने प्लेटफॉर्म पे एंटर होना है और ट्रेन यूज़ करनी है तो आपने 50 रुपये की टिकट जो है वो उसको देनी है। हाँ, पीक आवर्स में थोड़ा सा टिकट का प्राइस बढ़ता है यहाँ पे। वो पीक आवर्स जो इनके सुबह के टाइम में होते हैं और फिर शाम के टाइम में होते हैं। तो अगर आप डेली कहीं पे जाते हैं, कहीं भी एक दफ़ा भी ट्रेन यूज़ करते हैं आप, तो 50 रुपये आपके जाने के बनते हैं, 50 आने के बनते हैं, 100 रुपये हो गए। तो इसको आप महीने से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके 3,000 रुपये हो गए। और इसमें आप थोड़ा सा और भी ऐड कर लें 2,000, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप किसी स्टेशन पर जाके उतरे हैं, वहाँ से अगर आपने जहाँ अपनी डेस्टिनेशन पर जाना है वो थोड़ी सी दूर है, तो आपको ग्रैब बाइक सर्विस जो है वो यूज़ करनी पड़ सकती है। तो हम लमसम जो है वो हम अपना ट्रैवलिंग, अपना जो ट्रैवल एक्सपेंस है विद इन इंडोनेशिया, वो हम डाल लेते हैं 5,000 रुपये। तो हमारा टोटल बजट हो गया 80,000 रुपये का। अच्छा जी, अब आते हैं इंटरनेट पे। इंटरनेट अगर आप अपनी मोबाइल सिम के ऊपर यूज़ करते हैं तो वो आपको तकरीबन कॉस्ट करता है 4 से 5 हज़ार रुपये मंथली। और अगर आप यहाँ पे ब्रॉडबैंड सर्विस यूज़ करते हैं तो उसका जो एक्सपेंस है वो थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे, वो तकरीबन 8,000 रुपये का। इंटरनेट जो है वो यहाँ पे महंगा है पाकिस्तान से। और मज़े की बात यह है कि अनलिमिटेड डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप कोई भी हैवी से हैवी भी पैकेज ले लेंगे तो उसमें आपको लिमिटेड डाउनलोड ही मिलेगा। तो अगर आप ब्रॉडबैंड लेते हैं इंटरनेट, क्योंकि आपको ज़रा फास्ट स्पीड चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी इंटरनेट सिग्नल्स के बिल्डिंग्स के अंदर कहीं ना कहीं इशू हो जाते हैं। कई दफ़ा ये होता है कि मुझे फ़ोन इधर विंडो के पास जाके रखना पड़ता है ताकि जो है सिग्नल कैच करे ये। तो ये इश्यूज़ यहाँ पे होते हैं। तो अगर आप लगाते हैं ब्रॉडबैंड तो वो 8,000 का पड़ेगा आपको। अब जब आपने ब्रॉडबैंड लगा लिया तो ऑब्वियसली आपके फ़ोन के अंदर भी आपको जो है पैकेज या कोई चीज़ चाहिए, जब आप बाहर ट्रैवल करें तो आपको इंटरनेट चाहिए, तो हम 2,000 उसका लगा लेते हैं। तो 10,000 रुपये आपका जो है वो इंटरनेट का खर्चा है यहाँ इंडोनेशिया में। तो ये हो गया आपका 90,000 रुपये। इसमें अभी हमने कोई शॉपिंग नहीं की और हमने कोई ख़ास कोई चीज़ इस तरह की नहीं ली। हम मिसलिनियस 10,000 रुपये और डाल लेते हैं इसमें, जैसे हमारी छोटी छोटी कोई ना चीज़ हमें लेनी पड़ जाती है कोई इस तरह की। तो ये टोटल हो गया हमारा 1,00,000 रुपये। मतलब ये है कि इंडोनेशिया में एक बंदे का रहने के लिए यहाँ पे 1,00,000 रुपये का खर्चा है। और ये पूरा पूरा है, ये टोटल कंट्रोल्ड है। इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, कोई आउटिंग नहीं है, कोई हमने फाइन डाइन नहीं किया कहीं जाके, किसी रेस्टोरेंट में हमने कुछ भी नहीं खाया जाके। ये टोटल आपका लिविंग एक्सपेंस है पूरा पूरा, समझ लें हैंड टू माउथ, पूरे महीने का 1,00,000 रुपये। अगर मैं आउटिंग की बात करूं तो अगर आप किसी रेस्टोरेंट पर जाते हैं कहीं भी खाने पीने के लिए, डेफिनेटली आप कोई अरब रेस्टोरेंट या पाकिस्तानी इस तरह का ढूंढेंगे तो आपका एक टाइम का जो मील है वो तकरीबन आपको 5 से 6 हज़ार रुपये पाकिस्तानी का पड़ेगा यहाँ। और अगर आप किसी फाइन डाइन रेस्टोरेंट में चले जाते हैं यहाँ पे तो ये एक्सपेंस आपका बढ़ के 8-9 हज़ार भी हो सकता है। बाकी अगर हम शॉपिंग की बात करें यहाँ पे तो आपको गारमेंट्स, कपड़े वगैरह ब्रांडेड यहाँ पे आराम से मिल जाते हैं और उनकी तकरीबन उसी तरह की प्राइस है जिस तरह पाकिस्तान में। मतलब ये एक शर्ट जो है आपको 2,000-3,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में मिल जाएगी, 4,000 में मिल जाएगी। आपको सेल भी लगी होती है, आपको डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं यहाँ पे। अगर ये है कि अगर आप ब्रांडेड वाली साइड पे ना जाएं, आप लोकल इनके इंडोनेशियन ब्रांड्स जो है वो ट्राई करें तो वहाँ पे आपको थोड़ी सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। आपको टी शर्ट जो है वो 1,000 रुपये की भी मिल जाएगी, इससे भी नीचे मिल जाएगी,
₹500 की भी मिल जाएगी, वो तो डिपेंड करता है कि आपने क्या चीज़ लेनी है यहाँ पे। और अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा चले जाते हैं, जैसे मैंने आपको भी चीज़ें बताई, तो उसमें यह है कि आपका खर्चा ये 1 लाख से बढ़ के 1.5 लाख तक चला जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे फैमिली लेके आते हैं तो आपका ये एक्सपेंस 1.5 लाख से भी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि उसमें सबसे पहला एक्सपेंस जो आपका बढ़ेगा वो आपका अपार्टमेंट का होगा। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं फिर ठीक है, स्टूडियो में आप रह सकते हैं, लेकिन अगर आपके साथ बच्चे हैं तो यहाँ पे काफ़ी जगहों पे वो अलाउ भी नहीं करते। वो कहते हैं जी स्टूडियो अपार्टमेंट में सिर्फ 2 लोग ही रहेंगे, ज़्यादा लोग नहीं रह सकते। तो अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आपको ऑब्वियसली 2 बेडरूम अपार्टमेंट यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा ना। 2 बेडरूम अपार्टमेंट जो है आपको तकरीबन 75,000 का मिलेगा, इससे ऊपर ही जाएगा, इससे नीचे शायद वाली बात है मिले आपको। फिर उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें अंदर नहीं होंगी, या एरिया ऐसा होगा जिसमें मतलब बाहर निकल के आप घूम फिर नहीं सकेंगे, या वो ट्रेन स्टेशन से दूर होगा, इस तरह की चीज़ हो सकती है। और फिर पहले आपका एक एसी है यहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट में, फिर आपके 3 एसी हो जाएंगे, तो आपका बिजली का बिल भी बढ़ जाएगा यहाँ पे। और पहले मील जो है वो सिर्फ आपके लिए बन रहा है, फिर ज़ाहिर है फैमिली के लिए बन रहा है, तो उसमें गैस के सिलेंडर भी आपके 2 से 3 यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि छोटा सिलेंडर है यहाँ 5.5 किलो का है। तो इस तरह से एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाएंगे, और मेरे हिसाब से एक्सपेंसेस आपके बढ़ के तकरीबन 2.5 लाख रुपए पे चले जाएंगे पाकिस्तानी। 2.5 लाख जो है वो एक अच्छी अमाउंट है वैसे तो। 2.5 लाख में आप पाकिस्तान में एक बड़ी अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं पर मंथ, बल्कि आप गाड़ी भी मेंटेन कर सकते हैं एक। बट ये है कि यहाँ पे जो 2.5 लाख आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो आपकी इंप्रूव्ड होगी। मतलब आपको हाइजीनिक फूड मिलेगा यहाँ पे, आपको एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा यहाँ पे। ये थोड़े बहुत फ़र्क हैं। हाँ, पाकिस्तान में अगर आप एलीट एरियाज़ में रहते हैं जैसे डीएचए या बहरिया, इस तरह की जितनी भी हाउसिंग कॉलोनीज़ है वहाँ पे, तो ठीक है कि आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल वहाँ पे मिलता है। लेकिन वहाँ फिर एक्सपेंस जो है वो आपको 2.5 से थोड़ा एक्सीड करता है ऊपर। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने जो है वो अप्रोच किया, उन्होंने मुझे कहा कि हम इंडोनेशिया मूव करना चाहते हैं। उनमें से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अलावा और कंट्रीज़ से मूव करना चाह रहे हैं यहाँ पे। मैं सबको ये चीज़ जो है ना वो कहना चाहूँगा कि ठीक है आप इंडोनेशिया मूव करें, बट आने से पहले ना मेरी वीडियोस देखें और भी वीडियोस देखें आप, जिसमें आप एनालिसिस करें कि क्या इंडोनेशिया हमारे लिए जाना ठीक है या नहीं है। क्योंकि जब आप अच्छे मुल्कों में रह रहे हैं या पाकिस्तान में अच्छी जगहों पर रह रहे हैं आप, तो जब आप इंडोनेशिया आएंगे तो आपको थोड़ी सी फीलिंग आएगी कि यार ये स्टेप कहीं गलत तो नहीं हो गया। तो वो लोग जो पाकिस्तान में ऑलरेडी इस तरह की इनकम जनरेट कर सकते हैं, और लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि वो किसी और मुल्क में मूव कर जाएं, तो आई वुड रिकमेंड कि वो आने से पहले ज़रूर सोचें एक दफ़ा। क्योंकि अगर आप कभी भी पाकिस्तान से बाहर नहीं रहे ज़्यादा अरसा तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। वो कहते हैं ना परदेश काटना आसान नहीं है, इट्स वेरी ट्रू। बाहर रहना जो है वो काफ़ी मुश्किल है, बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं यहाँ पे। और उसमें एक सबसे कॉमन चीज़ ये होती है कि जैसे ही आप किसी बाहर मुल्क में लैंड करते हैं तो आपको अपना मुल्क जो है वो कुछ अरसे के बाद याद आना शुरू हो जाता है। आपको लगता है कि यार पाकिस्तान बहुत अच्छा था। और वैसे मैंने काफ़ी वीडियोज़ में बताया स्पेसिफिकली फॉर इंडोनेशिया, मैंने काफ़ी वीडियोज़ में बताया कि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी है। मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इंग्लिश भी नहीं आती है, तो आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे यहाँ पे। तो जब आप कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे तो आप यहाँ पे आइसोलेट हो जाएंगे। मतलब आप क्राउड में होंगे बट आप आइसोलेट हो जाएंगे यहाँ पे। मतलब किससे बात करेंगे, कोई आपकी बात समझ ही नहीं पा रहा होगा। थोड़ी बहुत इंग्लिश कन्वर्सेशन हो जाती है लेकिन एक कंप्लीट कन्वर्सेशन नहीं होती। मतलब मैं आपको बताऊं, मेरी काफ़ी सारी कन्वर्सेशंस ऐसी हैं यहाँ पे जो 50% पहुंची हैं, उसके बाद आगे कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। तो मैंने कहा ओके फाइन, इट्स फाइन, आई अंडरस्टूड, डन। मतलब इस तरह से यहाँ पे आपको काफ़ी दफ़ा जो है वो करना पड़ता है इधर। हाँ, अगर आप 2 या 3 दोस्त आ रहे हैं इकट्ठे यहाँ पे, देन इट वुड बी ईजी फॉर यू, क्योंकि आप लोग आपस में बातचीत भी कर पाएंगे। और वो एक बड़ी मशहूर कहावत भी है, एक अकेला और 2 11, तो ये वो वाला हिसाब हो जाएगा। तो फिर आपका सर्वाइवल यहाँ पे जो है वो इजी हो जाएगा। अकेले बंदे के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पाकिस्तानियों की जो पॉपुलेशन है वो भी कम है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। मतलब मुझे यहाँ पे 1.5 महीने के बाद एक पाकिस्तानी बंदा मिला था, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। मतलब 1.5 महीना मुझे यहाँ पे कोई नहीं मिला था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने आपको दे दी कि यहाँ पे रहने के लिविंग एक्सपेंसेस ये वो क्या हैं, और क्या आना भी चाहिए नहीं आना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।